दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। क्योंकि आजकल मानचित्र पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसका अभ्यास भी आप ज्यादा से ज्यादा करें और उन प्रश्नों के साथ करें जो जगहें साल भर में चर्चा में रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बीते एक सप्ताह की चर्चा में रही जगहों के बारे में प्रश्नों के माध्यम से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने पिछले सप्ताह आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सुशिमा द्वीप निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य को विभाजित करता है? ऑप्शन है कामचटका, ताइवान, कोरिया या लुजोन। तो इसका आंसर जो है वो नक्शे के माध्यम से चलिए देखते हैं। ये देखिए सुशिमा आइलैंड है। अब एक तरफ आप देखें तो ये जापान का क्षेत्र है, ये नाकीसाका उसका फेमस शहर है। ये साउथ कोरिया है, बुसान है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सुषमा द्वीप निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य को विभाजित करता है। तो हमें इस स्थान का तो पता चल गया कि कहाँ पे सुषमा द्वीप है, लेकिन किस जल डमरू मध्य की बात हो रही है? तो कोरिया स्टेट की। अब यहाँ पे देखिए कोरिया जल डमरू मध्य को विभाजित करता है कौन? सुषमा द्वीप। ये देखिए बीच में है सुषमा द्वीप, और ये एक तरफ एक हिस्सा ये हो गया, एक तरफ हिस्सा ये हो गया, और ये हो गया सुषमा आइलैंड। और सुषमा आइलैंड के दो तरफ ये क्या है? कोरिया स्टेट है, तो बीच में है, विभाजित कर रहा है। अब एक तरफ देखें तो जापान है और दूसरी तरफ देखें तो साउथ कोरिया है। उसके अलावा देखें तो ऊपर की तरफ ये सी ऑफ जापान है और नीचे की तरफ देखें तो ईस्ट चाइना सी है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह जो कोरिया स्टेट है यह किसे अलग कर रहा है? ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को। और इसे दो हिस्सों में कौन अलग करता है? क्योंकि बीच में सुषमा द्वीप है और इधर इधर दोनों तरफ स्टेट है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। नेट्रॉन झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहां पे समझना है, सही नहीं मतलब कौन सा गलत है, हमें ये देखना है। अब देखिए यह तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। फिर है इसका पानी अत्यधिक क्षारीय होता है। फिर है यह एक मान्यता प्राप्त रामसर साइट है और महत्वपूर्ण पक्षी तथा जैव विविधता क्षेत्र है। फिर है यह छोटे फ्लेमिंगो के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। यहां पर देखने वाली बात यह है, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर बोला है, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं पे करते हैं। ये फ्लेमिंगो है, इसके बारे में चर्चा हो रही थी, अभी देखेंगे कहां पे है। तंजानिया कहां पे है? अफ्रीका में देखेंगे, पूर्व की तरफ यहां पर है। अब उसके बाद देखिए जिस झील के बारे में बात हो रही है वो यहां पर है। झील का नाम याद रखिएगा, नेट्रॉन झील। तंजानिया में तो है, क्या दूसरा देश जाम्बिया है? तो देखिए जाम्बिया आपको नहीं दिखेगा, ये है केन्या और ये उससे लगा हुआ है। ज्यादातर पार्ट तो तंजानिया में है, थोड़ा सा केन्या में है, लेकिन जाम्बिया तो इधर है और यहां नहीं है वो। यह जो झील है नेट्रॉन झील, जो रिफ्ट वैली है उसके पूर्वी हिस्से की तरफ है। तो यहां पर अगर जाम्बिया की जगह केन्या होता तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेटमेंट गलत है। फिर इसका पानी अत्यधिक क्षारीय है। क्या है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं इस क्षेत्र में आते हैं, इस नेट्रॉन झील में आते हैं, तो ज्वालामुखी पदार्थों की वजह से यह खारा है, क्षारीय है। फिर उसके बाद यह मान्यता प्राप्त रामसर साइट है, तो बिल्कुल यह जो झील है जो दुनिया भर में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं उनमें से एक है, जिसे रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली हुई है, नेट्रॉन झील। अब अगला देखिए क्या है कि यह छोटे फ्लेमिंगो के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। तो क्या है? बिल्कुल है। कैसे है? तो देखिए जो फ्लेमिंगो हैं ये कहां कहां मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में। और फ्लेमिंगो हैं और छोटे फ्लेमिंगो भी होते हैं। भारत में अगर आप गुजरात की तरफ स्पेशली देखें तो अभी हमने एक घटना कवर की थी, न्यूज ऑन मैप में ही की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से जो फ्लेमिंगो पक्षी है वो हवाई जहाज से टकरा गए थे और इनके बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो ये वही पक्षी हैं, छोटे फ्लेमिंगो। अब यहाँ पे ध्यान रहेगा आपको इस सवाल के जवाब में कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल कहाँ पे है? यहीं पे, नेट्रॉन झील में। ये भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला गलत है और गलत कौन है यही जानना था, तो ए हमारा सही जवाब हो गया। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। गैंडों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब गैंडों से बारे में जानकारी है, देखिए उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान जंगली जावा गैंडों का अंतिम आवास है, पहली बात। दूसरा है 28 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फिर तीसरी बात, व्हाइट गैंडों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, पहली वाली बात, दूसरी वाली बात, तीसरी वाली बात कितने सही हैं, एक एक करके देखते हैं। उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान इंडोनेशिया में जकार्ता के पास में, यानी कि इंडोनेशिया में उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है किससे संबंधित है? यह जावा गैंडों से संबंधित है। अब जावा गैंडे देखिए, बहुत अलग अलग तरह के गैंडे हैं, कितने प्रकार के हैं मैं बताऊंगा, लेकिन जो जावा गैंडे हैं उनसे संबंधित अपने आप में एक अंतिम स्थान के रूप में इसे जाना जाता है, उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान, अंतिम आवास के रूप में। तो याद रखिएगा, पहला वाला तो सही है, तो इसमें जो जानकारी है वो सही है। फिर उसके बाद 28 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, क्या 28 सितंबर को मनाया जाता है? जी नहीं, 22 सितंबर को मनाया जाता है, तो दूसरा वाला गलत है। अब तीसरा वाला देखिए, व्हाइट गैंडो को आईयूसीएन रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। नियर थ्रेटेंड उसी को बोलते हैं निकट संकटग्रस्त, तो ये सही है, तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कितने इसमें सही है? बी, यानी कि केवल 2 कथन इनमें से सही है। अब उसके बाद जो हमने बात की थी अलग अलग गैंडों की, तो देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे वो जावा राइनो है ये। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, तो जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। और जो व्हाइट राइनो है, व्हाइट राइनो की हमने बात की थी, वो नियरली थ्रेटेंड में है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाइट राइनो निकट संकटग्रस्त और जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और 28 सितंबर नहीं है तो मैंने बता ही दिया, 22 सितंबर है, लेकिन सबका पता रहे आपको। जैसे व्हाइट राइनो का है, जो स्टेटमेंट में था वो हमें मिल गया, जावा राइनो है उसका भी मिल गया, ब्लैक राइनो है उसका भी मिल गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर उसके बाद जो इंडियन है वो वल्नरेबल में दिखाई देगा आपको, और उसके अलावा सुमात्रन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। अगला सवाल देखिए, तिब्बत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत की सीमा भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान से लगती है। फिर उसके बाद यूत्सांग, खाम और अमदो तिब्बत के 3 मूल प्रांत हैं। फिर उसके बाद तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR केवल अमदो प्रांत से बना है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कितने सही हैं ये जानना है। तो देखिए, तिब्बत की सीमा भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान से लगती है। चलिए देखते हैं, यह है तिब्बत का पठार पूरा। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर का यह क्षेत्र है ये भारत से लगा हुआ क्षेत्र है। तो भारत है यहाँ पे, नेपाल भी है, भूटान भी है, और आगे देखे बढ़े तो ये जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वो यहाँ पे है लगा हुआ तिब्बत से। तो ये चारों हमें दिख गए, भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो पहला वाला तो सही है। फिर यूत्सांग, खाम और अमदो तिब्बत के 3 मूल प्रांत हैं, तिब्बत के 3 मूल प्रांत हैं, ये बात भी सही है। अब उसके बाद ये तथ्यात्मक रूप से जानकारी सही है, लेकिन तीसरा वाला देखिए, तो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, देखिए ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की बात कर रहा है, पूरे तिब्बत मूल प्रांत की बात नहीं कर रहा है, केवल अमदो प्रांत से बना है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे यूत्सांग और खाम का नाम होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यूत्सांग और खाम नहीं है, अमदो प्रांत के बारे में बस कह रहा है, इसी वजह से स्टेटमेंट गलत है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं यहाँ पे। उसके बाद अगले सवाल में देखिए, ये देखिए, दागिस्तान गणराज्य हाल ही में खबरों में था, या कहाँ स्थित है? दागिस्तान गणराज्य किसी देश के अंतर्गत है, किस देश के अंतर्गत प्रांत है ये? फिनलैंड, रूस, चीन या मंगोलिया? तो सही जवाब क्या है? रूस। अब रूस को दुनिया के नक्शे में देखिए, पश्चिम में आना होगा और दक्षिण में आना होगा, तो यहां आपको दिखाई देगा। अब यह जो देश है इसको जरा पास से देखिए, यानी कि यह जो गणराज्य है रूस के अंतर्गत ही है यह, ठीक है। तो यहां दागिस्तान में यह किससे किससे यह सीमा बनाता है? जॉर्जिया, अजरबैजान और कैस्पियन सी से भी लगा हुआ है, और रूस का तो है ही हिस्सा, तो ये लगा हुआ है। तो अब यहां पे स्पष्ट हो गया आपको, यहां पे इसका आंसर क्या है? बी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपने दावे करते हैं? दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए जो देश होंगे वही तो दावा करेंगे, तो हमें ये आइडिया लग जाए कि उस क्षेत्र से संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो हम जवाब तक पहुंच सकते हैं। वियतनाम, लाओस, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अब इसी में देखना है 1 2 3 6 है, या 2 3 4 6 है, या 1 3 4 6 है, या 1 2 3 4 5 6 है। देखिए नक्शे पे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा है दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र, ठीक है। अब दक्षिण चीन सागर में देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? चीन दिखाई देगा,
हांगकांग दिखाई देगा, ये वियतनाम दिखाई देगा, ये लगे हुए हैं। पीछे हैं देखिए लाओस, कंबोडिया, ये दक्षिण चीन सागर से लगे हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके अलावा देखें तो फिलीपींस दिखाई देगा, उसके अलावा देखें तो मलेशिया भी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ ताइवान भी देखिए आपको ऊपर दिखाई देगा। अब इनमें से ये सारे के सारे ज्यादातर ये वही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में अपना इनका कोई ना कोई आइलैंड है जिस पर दावा करते हैं। लेकिन आप देखें तो लाओस और लाओस के अलावा इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया ये पीछे की तरफ है, यह साउथ चाइना सीज में दावा नहीं करता है। उसके बाद अब देखिए लाओस, लाओस आपको यहां मिलेगा, ये पीछे की तरफ है, ये भी यहाँ पे आइलैंड पे दावा नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं जो यहाँ पे हैं। तो लाओस और इंडोनेशिया को छोड़ दें तो वियतनाम, चीन, मलेशिया और फिलीपींस, यानी कि 1, 3, 4 और 6 ये दावा करते हैं। 1, 3, 4, 6 यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया, दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर, ठीक है, दावा इनका है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, इराक है और ओमान है। आपको बताना है उपर्युक्त देशों में से कितने देश गोल्डन क्रीसेंट का हिस्सा हैं। गोल्डन क्रीसेंट से क्या मतलब है? गोल्डन क्रीसेंट का मतलब होता है एक अर्धचंद्राकार, अर्ध क्रीसेंट का मतलब अर्धचंद्राकार है। गोल्डन क्रीसेंट से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह वो क्षेत्र है कुछ देशों का जहां पे अफीम बहुत ज्यादा होती है। तो दुनिया में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अफीम बहुत ज्यादा होती है। एक को हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल और एक को हम बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। अब यहां पे देखिए वो गोल्डन क्रीसेंट में है कौन कौन से देश? एक तो अफगानिस्तान है, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है, यानी कि 1, 2 और 3। इराक नहीं है और ओमान नहीं है, 3 ही देश हैं, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो सही उत्तर क्या होगा? केवल 3, बी। अब है कहां पे? देखिए ये है वो क्षेत्र गोल्डन क्रीसेंट का। पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर देखिए अफगानिस्तान हो गया, इसके पश्चिम में इधर बढ़े तो ये ईरान वाला क्षेत्र हो गया और ये बाल्कन रूट है उसके आगे के लिए। अब ये वो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल भी है, ये तो क्रीसेंट है जिसको हमने देखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ईरान में उत्पादन नहीं होता लेकिन वो उपयोगकर्ता के रूप में और उसके बाद आगे के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो भी उसमें शामिल है। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से है? देखिए ये भी भारत के पास में है, इधर से भारत के पास में ये है और पूर्व में भारत के पास ये है। अब यहाँ पे देखिए तो म्यांमार है, जिसको बर्मा नाम से हम जानते हैं, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, ये गोल्डन ट्रायंगल में है। तो सवाल में गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश हैं, गोल्डन क्रीसेंट में कौन से देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए भारत के पड़ोसी हैं, बीच में भारत है, तो भारत में अफीम पहुंचाने में किसका योगदान आपको दिखाई देता है? गोल्डन ट्रायंगल और क्रीसेंट दोनों का ही, यानी कि अवैध तरीके से जो लोग करते हैं व्यापार उसमें। अब चलिए यहाँ पे अगला सवाल जो है वो आज का अभ्यास प्रश्न है। गलील क्षेत्र जो कभी समाचारों में आता है कहाँ स्थित है? इजराइल, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका? तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।